This conference will now be recorded. आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन बेसिकली जो 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू, उस सब्जेक्ट में हम आज डिस्कस करेंगे और उसको बिजी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी हमने हमारा जो लास्ट का मीटिंग था उसमें भी हमने बताया था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि उस मीटिंग में हमने क्या क्या बताया था। उसका रीजन ये है कि एटलीस्ट एलिजिबिलिटी अपने को जब तक पता नहीं रहेगी तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी कैसे है। इम्प्लीमेंटेशन तो एक 10-15 मिनट में मैं बता दूंगा उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर, लेकिन एलिजिबिलिटी का जो पार्ट है वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि एलिजिबल कौन है कौन नहीं है। इसको मैं एक शॉर्टकट में रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं मैंने लास्ट सेशन में ली थी। एक तो अकाउंट लेजर, रिसीवेबल, पेबल इन स्लिप फॉर्मेट, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ऑप्शन इन ई-वे बिल जनरेटेड बाय अदर, प्रोविजन टू कैंसल ई इनवाइस ई वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम बिजी। ये सारे सेशन हमने लास्ट टाइम में कवर किए थे। प्रोविजन टू मेड एच एस एन सर्च वैलिडेशन इन सिंगल विंडो, प्रोविजन मेड टू फिक्स द लेंथ ऑफ एच एस एन, ये भी हमने कवर किया था। चेक प्रीवियस ईयर डेटा, यहाँ से जो चालू है, चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर टीडीएस एंड टीसीएस इज कन्फिगरेबल। प्रीवियस ईयर का डेटा हमें उसको चेक चेक करके कंसीडर करना है या नहीं करना है, वो टोटली कन्फिगरेबल है बिजी में। जीएसटी मिसलेनियस सर्च, एचएसएन चेक, पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, ये भी ऑप्शन उसमें इनबिल्ट है। फिर हम आगे बता रहे थे 194 क्यू टीडीएस और 2061 एच टीसीएस इन डिटेल्स में। फिर हमने इसकी एलिजिबिलिटी आपको बताई थी। सेक्शन 194 क्यू इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। सेकेंड हमने ये बताया था गुड्स मस्ट बी परचेज फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट, अगर इंपोर्ट का बिल होगा तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। गुड्स परचेज फॉर वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर आप 50 लाख या उसके ऊपर की परचेज करते हो तो आपके पास ये अप्लीकेबल होगा। दूसरा होता है टर्नओवर ऑफ परचेजर शैल बी मोर देन 10 करोड़, परचेजर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो ही अप्लीकेबल होगा। अगर किसी का टर्नओवर 8 करोड़ है और वो 60 लाख का परचेज करता है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं है। दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। द सेलर शैल नॉट कलेक्ट टीसीएस ऑन सेम ट्रांजेक्शन ऑन विच बायर हैज ऑलरेडी डिडक्टेड टीडीएस। इन अदर वर्ड द बायर शैल हैव द प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट ऑब्लाइजेशन टू डिडक्ट टीडीएस। एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे टीडीएस और टीसीएस दोनों नहीं लगेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बायर की। बायर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अगर उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अगर एलिजिबल है तो। जिस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट हो सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी है तो सामने वाला सप्लायर अगर टीसीएस के लिए एलिजिबल है तो भी वो टीसीएस नहीं लगा सकता, क्योंकि टीडीएस की प्रायोरिटी फर्स्ट मोस्ट है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर टीडीएस और टीसीएस के लिए लाइबल होते हैं, सप्लायर और बायर, तो बायर का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, ना कि सेलर टीडीएस टीसीएस डिडक्ट लगाएगा। ये हमने यहाँ पे कुछ सिनेरियो बताए थे आपको। फर्स्ट हमने दोनों का डिफरेंसेस भी बताया था, 194 क्यू 2061 एच। एक में 194 क्यू जो होता है वो टीडीएस का पार्ट है, टैक्स टू बी डिडक्टेड, और 206 वो टीसीएस है, टैक्स टू बी कलेक्टेड। यहाँ पे 194 क्यू जो होता है वो क्योंकि टीडीएस का पार्ट है वो बायर और परचेजर पे ही लगेगा। बाय परचेज करते वक्त भी लग सकता है या पेमेंट करते वक्त भी लग सकता है।
दूसरी चीज ये होती है कि जो हमारे पास सर्विसेज परचेज हो रही हैं उस पे टीडीएस नहीं लगेगा और ना तो टीसीएस लगेगा, क्योंकि गुड्स ऑफ परचेज है ना कि सर्विस ऑफ परचेज है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हम कोई रेंट पे चीज है, रेंट का बिल हम दे रहे हैं, तो उस पे ना तो टीसीएस लग सकता है और ना तो बायर उस पर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 194 क्यू। नॉर्मल जो टीडीएस पहले चलता आ रहा है वो डिडक्ट कर सकता है, लेकिन ये टीडीएस 194 क्यू के अंडर में डिडक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टीडीएस और टीसीएस अप्लीकेबल है। रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस दोनों ही इस टाइम के लिए फिलहाल सेम है 0.1%। अगर पैन जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस के केस में 5% है, लेकिन टीसीएस के लिए 1% ही अप्लीकेबल है। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम में सारी डिस्कस की थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन दिखाई थी आपको। अगर बायर का टर्नओवर 9 करोड़ है, सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ है और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 60 लाख है, एक पार्टी से 60 लाख का टर्नओवर है, तो आपको कोई भी चीज अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बोथ बायर एंड सेलर टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़। सेकेंड कंडीशन में हमने बताया था बायर टर्नओवर इन लास्ट ईयर 9 करोड़, सेलर 11 करोड़, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 60 लाख, तो टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H 0.1% अप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेलर का टर्नओवर सेलर का टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़ है और बायर का 10 करोड़ से कम है और ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर है। इसी तरह से यहाँ पे सेलर का 11 करोड़ था, इसलिए उसने टीसीएस लगाया। लेकिन इसके अपोजिट केस में अगर बायर का 11 करोड़ का परचेज है और सेलर का 9 करोड़ का है, तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। दूसरी चीज ये है कि अगर दोनों का ही टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है और ट्रांजैक्शन 60 लाख है, तो जैसे हमने फोरमोस्ट बताया था कि टीडीएस का ही ऑप्शन बनता है, टीसीएस का सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी फर्स्ट प्रायोरिटी टीडीएस की होती है, जिसके बेस पे बायर जो रहेगा वही टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू डिडक्ट करेगा, ना कि सेलर उस पर टीसीएस लगाएगा। सिंगल ट्रांजैक्शन पे टीसीएस और टीडीएस दोनों अप्लीकेबल नहीं होंगे। और लास्ट वाला जैसे हमने सिनेरियो बताया है, दोनों का ही अगर टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है और ट्रांजैक्शन 45 लाख है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको टीडीएस टीसीएस कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ लोग ये कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में कि पिछले साल अगर एक बार लग गया है तो 1 अप्रैल से उन्होंने चालू कर दिया था टीडीएस टीसीएस वगैरह काटना। तो ये टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए ही अप्लीकेबल नहीं है, टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर काउंट होता है। अब लास्ट सेशन हमने यहाँ तक बताया था, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज हम क्या बताने वाले हैं उसको देखते हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी ऑफ टीडीएस 194 क्यू, आप लोगों को मैं ये समझता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और किसी को क्लियर नहीं होंगी तो बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस टीसीएस नॉट अप्लाई ऑन सेम ट्रांजैक्शन। दोनों चीजें किसी सिंगल ट्रांजैक्शन पे टीडीएस और टीसीएस साथ में नहीं लग सकते हैं। टीडीएस 194 क्यू डजंट अप्लाई ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विस में भी ये चीजें अप्लीकेबल नहीं है। बीजी टीडीएस टीसीएस कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे करना है उसके बारे में हम एक बार देखते हैं।
तो हम यहाँ से फिर टीडीएस मास्टर क्रिएशन कैसे करना वो देख लेते हैं। टीडीएस बिल सेंट्री मास्टर में कैसे क्या है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ से कवर करते चलता हूँ। बिल टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले टीडीएस इनेबल करने के लिए एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीडीएस के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो चीजें इनेबल करनी है उस पर टिक कर देंगे। अभी हम टीडीएस की बात कर रहे हैं तो हमने टीडीएस केवल इनेबल किया है। इसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर टीडीएस। चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर टीडीएस के लिए अगर किसी को अगर प्रीवियस ईयर डेटा को चेक करवाना है ग्रैंड मतलब टोटल में, तो वो इसको यस करेगा तो लास्ट ईयर का टोटल को ऐड करके आ जाएगा। उसके लिए आपको लास्ट ईयर का डेटा अटैच होना चाहिए, मतलब करंट या लास्ट ईयर डेटा साथ में ही होना चाहिए। आप स्प्लिट कर देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। वार्निंग फॉर टीडीएस in purchase under section 194Q and warning for TDS in payment under section 194Q। ये दोनों ही चीजें हैं, आप पेमेंट भी लगा सकते हो और परचेज के ऊपर भी लगा सकते हो। ये सेक्शन में इतना ही था, लेकिन इसमें अगर आपको कंपनी आपने क्रिएट की है, टीडीएस के मास्टर्स क्रिएट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें टीडीएस के रिलेटेड सारी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं टीडीएस के मास्टर पे। सबसे पहले हम देखते हैं बिल सन्ड्री कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। इसमें टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक नई बिल सन्ड्री आपको मिल जाएगी। इस बिल सन्ड्री में अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें तो हुई, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्टिव दे दिया। सब्सट्रैक्टिव देने के बाद यहाँ पे बिल सन्ड्री नेचर में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। ये पहले के वर्जन में नहीं रहेगा, न्यू वर्जन में आपको मिल जाएगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। इसको जब हम टिक आगे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्ट इन परचेज अमाउंट, ये वाला सेक्शन हम पूरा छोड़ देते हैं। हमें परचेज में अप्लीकेबल करना है तो परचेज में अकाउंटिंग भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पे दिया एडजस्ट इन परचेज अमाउंट, हमें परचेज को डेबिट ना करके उस अकाउंट का जो अमाउंट है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स में डेबिट करना है, टीडीएस के अकाउंट में लेके जाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अकाउंट स्पेसिफाई कर दिया और ये परचेज को डेबिट नहीं करेगा। अगर हम इस पे ऑल टाइम करके जाते हैं तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं ये क्या कैसे क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स में जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लेना पड़ेगा। आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको टीडीएस नॉन सैलरी लेना है, ये बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे टीडीएस नॉन सैलरी जब भी आप लोगे तो यहाँ पे एक टीडीएस कैटेगरी पूछेगा। टीडीएस कैटेगरी में जो पहले थे वो सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन और आ जाएगा टीडीएस गुड्स परचेज एक्सीडिंग 50 लाख। आपको अगर जो परचेज गुड्स के लिए लगाना है 0.1%, उस अकाउंट्स के लिए अगर यूटिलाइज करना है तो आपको ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग 50 लाख को क्लिक करना है। तो ये होगी टीडीएस का मास्टर क्रिएशन का पार्ट। टीडीएस के मास्टर में ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी है आपको। इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट हमने यस कर दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो पार्टी से ही सेटल करनी है, ना कि किसी और अकाउंट से सेटल करनी है। लास्ट का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोस्ट ओवर एंड अबव। पोस्ट ओवर एंड अबव का मतलब होता है कि नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्री। पोस्ट ओवर एंड अबव का मतलब ये हो गया
कि ये अमाउंट बिल में तो अकाउंटिंग रिफ्लेक्शन लाएगी, लेकिन पार्टी के अकाउंट को कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेगी। पार्टी का जो अमाउंट है वही का वही रहेगा, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। पोस्ट एंड ओवर एंड एवो काफी टाइम पे यूज होता है। अब हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब अगर हमें कोई परचेज बिल डालनी है, इसमें हमने कोई ट्रांजैक्शन फिलहाल डाली नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई सर ट्रांजैक्शन, जी सर। सर पूछ सकता हूँ एक सवाल? जी बोलिए ना। ये जो पोस्ट ओवर एंड अबाव आपने बोला, इसको अगर यस हाँ। कर देंगे तो ये हम्म, पार्टी के अकाउंट में एडजस्ट नहीं होगा, तो फिर ये इतना वाउचर बैलेंस कैसे होगा, डेबिट क्रेडिट? मैं दिखाता हूँ अभी। आप एंट्री करके ना, मैं अकाउंटिंग वाउचर दिखा दूंगा आपको। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। राज सर। ये सर मैं सर ये अभी ये 3.6 कंप्लीट होने के बाद ना एक एक पूछता हूँ डिटेल में। ये हमने एक परचेज बिल डाल दिया यहाँ पे। ये परचेज बिल समझो यहाँ पे हमने 999 करके डाल दिया, जीएसटी 18% ले लिया। यहाँ पे हमने एक पार्टी क्रिएट कर ली, पार्टी 1, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे अगर पेमेंट के लिए हमें कैलकुलेट करवाना है तो यहाँ पे टीडीएस एनेबल करना पड़ेगा, लेकिन हमें पेमेंट पे अगर नहीं करना है तो फिर यहाँ पे इनेबल करने की जरूरत नहीं है। ये हमने सेव कर लिया। यहाँ पे हमने एक आइटम बना लिया। एकदम फ्रेश कंपनी है, इसमें हमने कुछ काम नहीं किया है। 18%। अब जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब हम थोड़ा अमाउंट और बढ़ाते हैं इसका। अभी देखो हम सेव करेंगे तो टीडीएस नॉट डिडक्टेड का मैसेज आ गया। मैं ये अमाउंट को क्रॉस चेक करके बता रहा था कि मैसेज कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। फिलहाल हम एक दूसरे अमाउंट से फीड कर देते हैं, 3500, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम रहेगा। ये सेव कर दिया। अब हम एक बिल और फीड करते हैं। तो ये हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने फीड किया, यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है 50 लाख से कम थी, तो उसने कोई भी अलर्ट नहीं दिया और डायरेक्ट से हो गया। अब हम इसकी दूसरी बिल की एक एंट्री करते हैं, सेम पार्टी के। एक छोटा अमाउंट लेते हैं। अब पार्टी विदाउट पैन का यहाँ पे अलर्ट आ गया। एक मिनट ना। ये जो सर अकाउंट पार्टी में है जीएसटी यहाँ, नंबर डाल दो ना। हाँ अकाउंट में जीएसटी नंबर डाल दीजिए ना। नहीं, जीएसटी से नहीं, वो पैन कार्ड से दिक्कत हो रहा है। एक बार अप्लाई मैं टैक्स चेक कर, करना रहेगा सर फिर से एक बार। हाँ अप्लाई टैक्स कर दीजिए सर एक बार फिर से, चेंज कर देगा।
नहीं, एक बार कर लेता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी साथ साथ में। ये तो TCS ऑटोमेटिक लग गया, देखा आपने? हेलो, अब ये जो TDS लगा, आप देखेंगे अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे 679 680 ये हमने ऐड कर दिया। तो ये जो 680 का अमाउंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास प्रीवियस की अमाउंट जो बिल बनी है, आपको एग्जैक्ट ऐसा लगता है कि हमारा 50 लाख के ऊपर जितना अमाउंट हो रहा है उतना ही TDS लगाना है, तो फिर ये फर्स्ट बिल के लिए आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इसका जो अमाउंट था 679 680 के अकॉर्डिंग 680.1% कैलकुलेट हुआ, जो कि लास्ट वाला बिल हमारा 50 लाख कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आपको ये लगता है कि उसमें 25,000 50,000 1 लाख रुपए कम था, तो इसमें से 1 लाख माइनस करके वो मैन्युअली कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। सर ये तो परचेज की एंट्री है, जैसा हाँ। वाउचर आया होगा अगले ने जिसने सेल किया है वैसा ही करना होगा ना। हाँ, लेकिन बिल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे बिल के अमाउंट में आपका कोई फर्क नहीं है। आप देखिए अच्छा, हाँ। इसके 679 680 है, अब बिल का अमाउंट वही रहने वाला, लेकिन ये TDS लग जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग वाउचर में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये हमने परचेज बिल को मॉडिफाई किया, सॉरी, आप इसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की जो 4 लाइन की ट्रांजैक्शन है, ये रेगुलर परचेज की ट्रांजैक्शन है, 679 680। ये जो नीचे वाली लाइन है TDS और पार्टी 1, ये यहाँ पे सेटल हो रही है 679। हाँ जी, लेजर में भी दिख जाता है वो तो अलग से। लेजर में भी दिखेगा, वो तो सब दिखेगा। हाँ। अभी ये हो गया। अब इसके अगर रेफरेंस क्रिएट करने हैं तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो पार्टी का मास्टर है, अभी देखो यहाँ पे आपने TDS के रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हुए हैं। इनकेस अगर आपको TDS के रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्टी के मास्टर में जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे TDS इनेबल करना है और यहाँ पे जो इसकी कैटेगरी है वो डाल देनी है। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो फिर आपके पास TDS का विंडो ओपन होने लगेगा। इसके पहले ओपन नहीं हुआ था। जैसे ही आप पार्टी के मास्टर में TDS इनेबल करेंगे, वो TDS के रेफरेंसेस आ जाएंगे और यहाँ पे डिडक्शन की डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट दे रहे हो, तो अगर जैसे आपको किसी को 50 लाख रुपए देना है या 60 लाख रुपए देना है पेमेंट के थ्रू, अब मैं वो भी एक एंट्री बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 10 चार डाल दिया। यहाँ पे हम एक और पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, पार्टी 2 अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, TDS अप्लीकेबल, इंडिविजुअल रेसिडेंट। यहाँ पे इसका पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो TDS के वो डिडक्शन में कुछ इधर उधर करेगा, फिर क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। अब यहाँ पे हमने कोई एक अमाउंट डाल दिया, कम डालेंगे तो भी ये पूछेगा, ऐसा नहीं है। हम इसमें 15 लाख भी डाल सकते हैं तो भी वो आपसे तो पूछेगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे
अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आएगा दिस सीम्स टू बी एन एडवांस एंट्री, वुड यू लाइक टू कैलकुलेट टीडीएस। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। जब भी ये विंडो ओपन होता है उस टाइम पे आपको ये सिलेक्ट करना है ये जो आपका पेमेंट कर रहे हैं वो किस सर्विस के अंडर में कर रहे हैं। अगर आप परचेज के गुड्स के परचेज के अगेंस्ट में आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको सिलेक्ट करना है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। बाकी ये सारी चीजें तो पहले भी थी, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स को आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैलकुलेट टीडीएस ओवर एंड अबव द पार्टी अमाउंट। अगर आपको पार्टी के अमाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, अब जैसे हमने इसको कर दिया, अब यहाँ पे ये बैंक अकाउंट आ गया समझो। कभी कभी क्या होता है, अब ये बैंक से कितना जा रहा है 1,14,885। कभी कभी पार्टी को पेमेंट करने के बाद लिस्ट आती है भैया हमने इतना पेमेंट कर दिया, या 1 लाख, या हमने समझो एक पार्टी को 10 लाख का चेक दे दिया। अब 10 लाख का हमने चेक दे दिया तो 10 लाख का चेक दे दिया इसका मतलब 10 लाख का पेमेंट हमने कर दिया पार्टी को, तो उसके अमाउंट को नहीं छेड़छाड़ करनी है। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट टीडीएस ओवर एंड एबव, मतलब पार्टी के अमाउंट को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। पार्टी के अमाउंट को अगर छेड़छाड़ नहीं करनी है तो आपको यूज करना है कैलकुलेट टीडीएस ओवर एंड अबव, जैसे हमने परचेज में किया था। इसको हमने यस करना है। अपडेट नरेशन पर टिक कर दीजिए, नरेशन भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपका सीधा सीधा 10 लाख आएगा, जो भी अमाउंट आप डालोगे। मतलब ये हो गया 10 लाख का पेमेंट किया तो 1053 आपका टीडीएस बनता है, तो पार्टी का अकाउंट जो डेबिट हो गया टीडीएस को ऐड करके ही डेबिट हो गया डायरेक्ट। ये कंडीशन तब आती है जब हम पेमेंट करने के बाद एंट्री करते हैं, हमें ये पता रहता है कि हमने इतने की पेमेंट कर दी है। अब इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे वही कंडीशन आएगी जैसे हमने परचेज के टाइम पे किया था। यहाँ पे आपके रेफरेंसेज आ जाएंगे और यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम इसके बाद परचेज और ये देख लिए, एक बार हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं हमने और क्या क्या देखना है। अभी हमने बीजी टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया। आगे हम चलते हैं टीडीएस का मास्टर क्रिएशन कैसे होता है। जैसे हमने वहाँ पे डाला था टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, फिर वहाँ पे हमने ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग ये लिया था, वो भी हमारा हो गया। टीडीएस बिल सन्ड्री मास्टर क्रिएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख लिया। पार्टी मास्टर क्रिएशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने पार्टी 1 और पार्टी 2 क्रिएट की थी वो देख लिया। परचेज एंट्री विथ टीडीएस 194 क्यू, परचेज एंट्री भी हमने डाल के देख ली। पेमेंट एंट्री भी देख ली। टीडीएस डिडक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट, जो भी हम टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करते हैं उसकी यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है। अगर हम टीडीएस के रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे डिडक्शन डिटेल भी होता है, वो पहले से है आ जाती है। अगर हम इसका टैक्स पे करेंगे तो टैक्स डिपॉजिटेड की एंट्री कर देंगे तो वो भी आ जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने अगर किसी पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या कम ज़्यादा किया तो आपको चेक करके वो बताएगा। अब जैसे यहाँ पे ये आ गया, तो ये बेसिकली चेक करने की फैसिलिटी है ऑडिट करने के लिए। अब टीडीएस में एक पॉइंट और भी आता है, इसकी रिटर्न वगैरह कैसे फाइल करते हैं। रिटर्न के कंसेप्ट में हमें 2-3 फाइल की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हमें एनएसडीएल से टीडीएस की यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है। शायद हमने टीडीएस की यूटिलिटी कहीं पे पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये टीडीएस की यूटिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ये फाइल अगर आप रन करेंगे
ये टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए काम में आता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले बिजी में आपको फाइल कैसे जनरेट करनी है, आपको प्रिंटिंग में जाना है, और ये फाइल तब जनरेट होती है जब टीडीएस का पेमेंट होने के बाद, ना कि पहले। जितने भी डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन होने के बाद उसका पेमेंट होता है, पेमेंट करने के बाद आपको ईटीडीएस रिटर्न नॉन सैलरी करना है। ईटीडीएस नॉन सैलरी रिटर्न करने के बाद यहाँ पे ये जो फाइल बनती है, ये रिटर्न की फाइल बनती है, ये वाली फाइल। ये वाली फाइल रिटर्न बनेगी। यहाँ पे क्वार्टर डाल देना, फर्स्ट क्वार्टर, और इसके अकॉर्डिंग कंपनी एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यस एंड नो, जो भी है, टैन नंबर वगैरह डाल के फिर इसको प्रिंट कर लेना है। ये प्रिंट नहीं आएगा, ये फाइल जनरेट हो जाएगी, फॉर्म 26q.txt। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 कॉलम दिए हुए हैं और यहाँ पे सब ब्राउज करके डाल देना है। TDS इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, जो हमारे बीजी से फाइल जनरेट हुआ है वो यहाँ से ब्राउज करके ये पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करके डाल देना है। वो फाइल के नाम के साथ में आ जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे हम माउस रखेंगे तो यहाँ पे बताता है भी, देखो .txt फाइल लेगा या तो FVU, उसका एक्सटेंशन चेंज करके बाय डिफॉल्ट FVU करके एक्सटेंशन होता है, वो फाइल भी ले सकते हैं। दूसरा, बैंक में जब भी हम पेमेंट करते हैं तो एक हमारे पास चालान की फाइल बाय मेल आती है, वो चालान इनपुट फाइल हमें यहाँ पे देनी रहती है। एक हमें पाथ डिफाइन करना पड़ता है, इन केस ऑफ एनी एरर, तो वहाँ पे एक फाइल बन जाती है जिससे हम एरर को चेक कर सकते हैं कि टीडीएस के रिटर्न में क्या एरर आ रहा है। चौथा, एक और पाथ देना पड़ता है कि जो NSDL की साइट पे हमें अपलोड करनी है फाइल, वो फाइल किस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करनी होनी है। लास्ट में ये जो पाथ होता है, लास्ट वन, कंसोलिडेटेड फाइल नेम विथ पाथ, यहाँ इस फोल्डर में जो फाइल बनती है NSDL के साइट पे, जेसन जैसे ही फाइल बनता है फिर तो ये फाइल डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड करके रिटर्न फाइल हो जाती है। तो ये चारों चीज़ें, अगर रिटर्न फाइल करने के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत कोई मांगता है प्रैक्टिकली, तो इस तरह से ही वो सारे काम और एक्टिविटी करते हैं। ये उनको 3 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो बिजी का जो हम रिटर्न बनाए हैं, ई रिटर्न, उनका बैंक में पेमेंट करने के बाद जो चालान की फाइल आती है वो, 2 पाथ लगेंगे, एक एरर के लिए और दूसरा फाइल जनरेशन, जो कंसोलिडेटेड फाइल जनरेट करके अपलोड करना है, वो पाथ एक लगेगा। अगर कोई एरर नहीं है, अपलोड जो कंसोलिडेटेड फाइल का जो पाथ दिया है उस फोल्डर में जो भी फाइल जनरेट होगी फिर वो फाइनली अपलोड हो जाएगी NSDL के साइट पे अपलोड करने। अब आज के सेशन में किसी को और कुछ क्वेरी है तो 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। राज सर, जी सर। अब सर मुझे सेल में अगर कोई मेरी पार्टी है वो 10 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाली है तो मुझे उसमें TCS चार्ज नहीं करना है क्योंकि वो मेरा TDS काटेगा। नहीं, पहले तो ये देख लो बायर कौन है, सप्लायर कौन है। आप बायर और मैं सप्लायर हूँ। आप सप्लायर हो। आपकी टर्नओवर कितनी है? मेरी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। ठीक है। आप बायर हो, आपकी टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। अब आपने मुझे कंसेंट दे दिया है कि भाई आप मेरा TCS चार्ज नहीं करोगे, हम आपका TDS काटेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है, तो उस केस में मुझे पार्टी में कोई सेटिंग करनी होगी कि जब मैं उसका बिल बनाऊं तब वो TCS का मुझे कोई ये ना दे। नहीं, तो वो जो भी पार्टी जब आपको ये बन जाएगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा ये पार्टी का हमें TCS नहीं लगाना है, तो आप उस हाँ, पार्टी के माध्यम जाके TDS का ऑप्शन डिसेबल कर सकते TCS डिसेबल कर दूंगा। हैं। हाँ, TCS डिसेबल कर दो, उसको TCS लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे हमने क्लियर यहाँ पे दिया भी है, एक पॉइंट हमारा मिस आउट हुआ है, यहाँ पे भी हमने दिया है, ये देखिए यहाँ पे किस पार्टी से चार्ज करना है, किससे नहीं करना है। यहाँ पे TCS ओके, इनेबल करेंगे तो TCS का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक। तो अगर हमें सामने वाले पार्टी ये बोल रहे हैं कि हम TDS में एलिजिबल हैं तो आप TCS मत लगाओ, तो यहाँ से वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ओके ओके ओके।
ठीक है, यानी मैं यहाँ पे मेरे संडे डेटर को यस कर दूंगा, तो उसका जब भी बिल बनेगा तब वो टीसीएस के लिए मुझे पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। डन सर, डन। उदय काटकर जी, आपको भी कुछ क्वेरी है क्या? और किसी को कोई क्वेरी है टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड जो आज सेशन हुआ? अभी मैं मानता हूं कि आज की कुछ क्वेरी किसी को नहीं है, और टाइम टू टाइम अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे फोन कर लीजिएगा। अभी कोई किसी को और कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अभी सर बिल्कुल हम नए हैं और अभी फिर समझ ही रहे हैं। अभी कुछ हमको खुद उतना पूरा परफेक्ट समझ में नहीं आ पाया है। धीरे धीरे सब क्वेरी होंगी, जनरेट होंगी। नहीं, कोई बात नहीं है सर, आपके साथ पे हम हैं। आप बस फोन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक और यू, थैंक यू। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम कैसे पूछें, कब पूछें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो हम बिल्कुल हैप्पी हैं सर, ऑलवेज। और सौरभ जी हैं, आप हैं, सभी हैं, और भी, और पूरा बिजी है, पूरा बीआईपीएल है कंप्लीट। बढ़िया है सब, ऑल ठीक गुड। है सर, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।